गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्वांटम फिजिक्स में वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो फिर हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की क्यों जरूरत पड़ी? इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। मैं अगर आपको ये कहूं कि इस नेचर के अंदर काफी सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम क्या मान सकते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर मान सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ा। और स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम का हम निचोड़ निकालेंगे क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरे लेक्चर से जरा से भी नॉलेज मिलती हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना हो तो ताकि मैं आपकी सजेशंस के द्वारा मॉडिफाई कर सकूं। और अगर आपको जरा सी भी नॉलेज इस लेक्चर से मिले या मेरे लेक्चर से मिलती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा फिजिक्स परिवार ग्रो कर सके। चलिए बात करते हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, आपने ये तो स्टडी किया होगा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स कहां पर अप्लाई होते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स केवल अप्लाई होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, यानी कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट कैन अप्लाई ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्वेबल। और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टडी किया था, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ के अंदर आपने क्या स्टडी किया था? हमने एक स्प्रिंग को लिया था और स्प्रिंग के एक एंड को हमने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। ये मैं यहां पर स्प्रिंग ले रहा हूं और स्प्रिंग के एक एंड को मैं क्या कर रहा हूं? फिक्स कर रहा हूं। और स्प्रिंग के दूसरे एंड के ऊपर हमने क्या लिया था? एक ऑब्जेक्ट लिया था जिसका कुछ मास है। सपोज करो इसका मास m है और ये इस ऑब्जेक्ट की क्या चीज है? मीन पोजीशन है, यानी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है, रेस्ट में है। ये मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन मेरे को बोलनी चाहिए। इसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया था। बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया था? कुछ डिस्प्लेस कर दिया था। सपोज करो हमने इसको x डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मैंने यहां से इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। अगर इस डिस्प्लेसमेंट के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसा फोर्स आया है, यानी कि कोई ऐसा फोर्स आया है जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करवा दे? रिस्टोर करवा दे, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर इसको ला दे। अपने आप तो नहीं आएगा। ये कब आ सकता है? कि इसके अंदर इस पोजीशन के ऊपर कोई ऐसा फोर्स डेवलप हो जिसको मैं क्या बोलूंगा? एक कौन सा फोर्स बोलूंगा? रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा। मतलब रीस्टोर करवा दे। वो कौन सा फोर्स बोलेंगे इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करवा दे? रीस्टोर करवा दे। तो ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं स्टूडेंट? हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और ये हार्मोनिक मोशन जिस भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस किया गया उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं।
अगर ये वाला ऑब्जेक्ट का जो ये मोशन है ये किसमें हो, वन डायमेंशन के अंदर हो, यानी कि ऐसे, ये मेन पोजीशन है, ऐसे ऐसे हो, मीन्स वन डायमेंशन के अंदर हो, और क्या हो, मैं क्या कहूं, मीन्स ये जो हार्मोनिक मोशन है ये कौन सी डायमेंशन के अंदर हो, वन डायमेंशन के अंदर हो। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर हार्मोनिक मोशन बोलते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो ये हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रहा है ये किसमें हो, अलोंग द लेंथ हो या वन डायमेंशन के अंदर हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर हार्मोनिक मोशन। और ये मोशन जिस भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस किया गया है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ऑसिलेटर है, अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जनरेट हुआ है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन या मेन पोजीशन को रिस्टोर करेगा, अदरवाइज ये अपनी मेन पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स आया है ये कितना आया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रैक्टिकली क्या देखा गया, कितना आ रहा है, जितना हम इस ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करते जाएंगे उतना ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स का आना, रिस्टोरिंग फोर्स का आना, मैं ये कहूं रिस्टोरिंग फोर्स का आना, रिस्टोरिंग फोर्स का आना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, कम डिस्प्लेस किया कम रिस्टोरिंग फोर्स आया, ज्यादा डिस्प्लेस किया ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का आना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो कितना आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, एक्स के आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूं, रिस्टोरिंग फोर्स जो ये है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बना, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बना। अब हम देखें तो क्या देख रहे हैं, मैं डिस्प्लेस तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कर रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे आ रहा है। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम कैसे शो करें, तो सबसे पहले हमने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया और यहां पर क्या डाल दिया, एक के कांस्टेंट डाल दिया। और ये के क्या चीज है, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर मैंने यहां पर एक साइन देना पड़ेगा, कौन सा साइन देना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। और ये नेगेटिव साइन माइनस साइन क्या बता रहा है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, किसकी, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट के या मैं ये कह दूं इस अप्लाइड फोर्स के क्या है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन या मैं ये कहूं मेन पोजीशन को क्या करवा देगा, रिस्टोर करवा देगा। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दी गई न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से। यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपने स्टडी किया है क्या स्टूडेंट, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या मैं ये कह दूं न्यूटन F इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
और ये क्या कहता है, दैट इज इक्वल टू m, यहां पे p क्या है, mv dv बाई dt। और वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की हम या इस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को किस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन अगर ये f इसके बराबर मैं पुट कर दूं तो यहां पर ये क्या बन गया, माइनस के इंटू एक्स। तो यहां पर इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो स्टूडेंट ये क्या बन गया हमारे पास, m को यहां से हटा दूं और m को इसके नीचे डिवाइड कर दूं यहां से हटाकर, तो यहां पर ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू दिस। और इसको इधर ले आऊं तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। क्लासिकली ये इक्वेशन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि मैं ये कहूं, ये जो इक्वेशन है क्लासिकली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द क्लासिकल हार्मोनिक मोशन, या मैं ये कह दूं ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है ये ऑसिलेटरी मोशन। जिस ऑसिलेटरी मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, और ओमेगा कितनी बनेगी, अंडरूट के अपॉन एम। जब हम इसको वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो के अपॉन एम। और इस ऑसिलेटरी मोशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैं बोलूं तो क्या बनेगी, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। तो न्यू क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बन गई इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इस 2 पाई को इससे नीचे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मेरे को ये लिखना चाहिए ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ के अपॉन एम। ये तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या बन गई 1 अपॉन 2 पाई अंडरूट के अपॉन एम। अब इस क्लासिकली अगर मैं बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन को हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं। अब मैं इस ऑसिलेटर की अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स आप सबने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं, मीन्स वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जितना भी हम वर्क करेंगे वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके यहां से यहां पर एक्स डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने में जितना वर्क किया है वो वर्क डन किस में स्टोर हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर डिस्प्लेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। तो ये मैंने वर्क किया है इस फोर्स को अप्लाई करके, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहां इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आप वर्क करेगा। तो मैं क्या कहूंगा, वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट या वर्क डन बाय द ऑसिलेटर। जो ये वर्क डन करेगा ना वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर देखिए ये अब यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसके बाद अगर यहां पर ये मेन पोजीशन पे आएगा तो वहां पर मेन पोजीशन पे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करूंगा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में,
वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो वर्क मैंने किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वर्क कौन करेगा? अब वर्क ये ऑसिलेटर करेगा या ये ऑब्जेक्ट करेगा? मीन तो वर्क डन बाय द ऑसिलेटर, वो जो वर्क डन होगा वो इस ऑसिलेटर की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझने की कोशिश करना। जो इस ऑब्जेक्ट को मैं x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए वर्क कर रहा हूं, वो वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। इसके बाद वर्क कौन करेगा? वर्क करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट करेगा, ये वाला ऑसिलेटर करेगा। और ये ऑसिलेटर कैसा वर्क करेगा? अपनी मेन पोजीशन को रिस्टोर करने में करेगा। यानी कि जो ये ऑसिलेटर वर्क करेगा, वो वर्क जो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। आप इस कंसेप्ट को समझना। चलिए बात करते हैं वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, वो ही वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो मैं यहां पर लिखूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। मैंने ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ना कि मैंने क्या लिखा? जो मैंने वर्क इसके ऊपर किया वो नहीं, ये वर्क कर रहा है वो निकालना चाह रहा हूं। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इस ऑसिलेटर की निकालना चाह रहा हूं। तो ये वर्क करेगा। वर्क किधर करेगा? अपनी मेन पोजीशन को अक्वायर करने में करेगा। किससे करेगा? इस रिस्टोरिंग फोर्स से करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन यही होगी। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। स्टार्टिंग में x डिस्टेंस डिस्प्लेस नहीं किया। इधर ये सपोज करो यहां से थोड़ा सा आया, फिर आगे आया, फिर आगे आया, ऐसे आया। x यहां से x से कहां पर आएगा? जीरो पोजीशन के ऊपर आएगा। तो हमने थोड़ा सा ही तो वर्क किया, तो फोर्स इंटू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमने तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी आ रही है? ऑसिलेटर की। तो ये वर्क जो है वो क्या है? फोर्स कितना है? हमने अभी बात की थी, फोर्स माइनस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो यही है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या बननी चाहिए? इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन कहां से इंटीग्रेट करूंगा स्टूडेंट? ये बात याद रखने की है, क्योंकि कोई बुक नहीं बता रही है। मैं यहां से चलूंगा। वर्क कहां से करेगा? ये यहां से करेगा, x से कहां तक? 0 तक। यानी कि x से 0 ये होगा। और ये कितना होगा? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ये होगा। तो यहां पर देखिए कितना आएगा? माइनस के मेरा बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। और इसकी लिमिट जब पुट करूंगा x से 0, तो ये क्या बनेगा? माइनस के, और लिमिट क्या पुट करूंगा? 0, तो यहां पर 0 माइनस ये पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये क्या बन गया? के एक्स स्क्वायर बाई 2। यानी कि मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर लिख देता हूं सेपरेट जगह पर, तो कितनी बन गई? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर ये बन गई। अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करूं किसके अकॉर्डिंग? डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या स्टडी करोगे? देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाना चाहूं, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, और मैं एक वेरिएशन आपको स्टडी करवा रहा हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरी मेन पोजीशन है 0।
इसके अकॉर्डिंग तो ये पैराबोला बनने वाला है, क्योंकि मीन पोजीशन जीरो के ऊपर, एक्स की जीरो के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। बिल्कुल, जब ऑसिलेटर मेन पोजीशन पे आ गया तो वहां पर वो सारे के सारे अपने वेलोसिटी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, वो यहाँ मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आगे डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, ये मेरे पास सपोज करो एक्सट्रीम पॉइंट है, इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसे ही था, क्योंकि ये पॉजिटिव लूंगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूंगा, एक्स की वैल्यू माइनस लूंगा तो ये स्क्वायर करोगे माइनस एक्स का, तो पॉजिटिव आएगी तो ऊपर आएगी ये वाली। यानी कि हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ये ग्राफ आने वाला है, ये कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी ऑसिलेटर की, ये दोनों की दोनों क्या चीज है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। यानी कि इन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। क्या कहना चाहता है, देखिए मैं आपको यहां पर समझाऊं। अगर मेरे पास ऑसिलेटर है, यहां पर ये कोई सपोज करो ऑसिलेटर था, मेरे पास ऑब्जेक्ट था, मेन पोजीशन के ऊपर था, ये मैंने एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो यहां पर मैंने मैक्सिमम वर्क किया, और मैक्सिमम वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। यहां पर इसका मतलब यहां पर पार्टिकल, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, जो हमारा पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पाए जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑसिलेटर जो है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम स्टे करेगा। क्यों करेगा, देखिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या निकला मेरे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और यहां पर स्टूडेंट, यहां पर तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल मिनिमम हो गई, मिनिमम हो गई, तो टाइम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर ये क्वांटिटी कम है तो कम से, अगर जब इस फैक्टर को डिवाइड करोगे तो ये वाला टाइम क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। इसका मतलब ऑसिलेटर मैक्सिमम टाइम यहां रुकेगा। इसके बाद ऑसिलेटर क्या करेगा, यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, इसमें वेलोसिटी को गेन करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा, और यहां पर मेन पोजीशन पे आता आता इसके पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका टाइम बहुत कम होगा। इसका मतलब मेन पोजीशंस के ऊपर ये वाला पार्टिकल बहुत कम टाइम स्टे करेगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्टे करेगा। तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और मेन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स का कहना था। लेकिन जब हमने इस प्रॉब्लम को क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से स्टडी किया तो क्या कंक्लूजन निकले, अब हम उनको स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने समझा दिया है। अब इस प्रॉब्लम को हम समझने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया है। क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट कहां पर अप्लाई होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट ओनली उन ऑब्जेक्ट्स या उन ऑसिलेटर या उन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं जिन ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि जहां पर क्लासिकल फिजिक्स फेल होती है वहां पर क्वांटम फिजिक्स आती है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंसेप्ट्स आर टू बी अप्लाई ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल। तो अब हम उस पार्टिकल या उस ऑसिलेटरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कैसे स्टडी करें, मेन प्रॉब्लम ये आ गई। तो हमने, स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी और स्क्रोडिंजर ने ये कहा कि आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। वो सॉल्यूशन आपको उस ऑसिलेटर के बारे में या उस पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो हमने अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो हमें क्या लेना होगा, जो स्क्रोडिंजर ने हमें एक इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन को लेना होगा
और स्क्रोडिंजर के कौन से इक्वेशन को लेना होगा? हमें टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना होगा। टाइम इंडिपेंडेंट क्यों लेना होगा? क्योंकि अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को देखता हूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो हमें क्या लेना होगा? अगर इस प्रॉब्लम को हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई इक्वेशन को लेना होगा और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। वो सॉल्यूशन हमें पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि हमें क्या निकालना होगा? जो स्क्रोडिंजर ने हमें इक्वेशन दी थी, कौन सी इक्वेशन दी थी? डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हम स्टडी कर चुके हैं। स्क्रोडिंजर ने ये कहा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, यानी कि हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? इस साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये साई की वैल्यू, ये क्या चीज है? वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन किसका है? पार्टिकल का है, या मैं ये कहूं किसका है? ऑसिलेटर का है। तो हमें सबसे पहले इस कंसेप्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करने जा रहे हैं? आपको पता होगा हम क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद अब हम इस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। तो चलिए पहले क्वांटम मैकेनिक्स कहती क्या है इस चीज को तो देखें हम। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या लेके चल रहे हैं? हम एक सॉलिड को लेके चल रहे हैं। सपोज करो ये मैंने कोई सॉलिड लिया है। सॉलिड कैसे बनता है? सॉलिड के अंदर एटम्स को हम क्या कर देते हैं? क्लोजली पैक कर देते हैं, क्लोजली पैक कर देते हैं। ऐसे हमने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट किन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं? जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये हमने सॉलिड के अंदर जो एटम का साइज है उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इस सॉलिड को हमने कितने टेम्परेचर के ऊपर लिया है? मैं बात कर रहा हूं अबाउट 0 केल्विन पर। तो अबाउट 0 केल्विन के ऊपर जब बात करेंगे इसका मतलब 0 केल्विन की बात नहीं कर रहा है, अबाउट 0 केल्विन, थोड़ा सा अबाउ। यानी कि अगर अबाउ है तो क्या वो टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेगा? एक थर्मल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा 3/2 kT। किनको प्रोवाइड करेगा? इन एटम्स को प्रोवाइड करेगा। और ये एटम मैं जैसे आपको यहां पर समझाऊं, ये 2 एटम क्लोजली पैक हैं, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। मैं यहां पर ये फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, ये फोर्स है इनके बीच में। यानी कि मैंने इस सॉलिड को लिया है, सॉलिड को अबाउट 0 केल्विन लिया है। अबाउट 0 केल्विन पर बात करेंगे तो इन एटम्स को क्या मिलेगी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 3/2 kT मिलेगी। ये 3/2 kT इन एटम्स को अगर एनर्जी मिलेगी तो इन एटम्स की क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हाफ ऑफ mv² बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से ये जो एटम है अपनी मेन पोजीशन से क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। या तो इधर डिस्टर्ब होगा या इधर डिस्टर्ब होगा, या तो इस यानी कि ऐसे डिस्टर्ब होगा तो ये क्या करेगा? ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये किसको ओबे करवा देगा? यहाँ पे हुक्स लॉ को ओबे करवा देगा। कैसे ओबे करवा देगा? हमें ये चीज देखना है। देखिए अगर मैं ये ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये इधर डिस्प्लेस हुआ, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? रेस्टोरिंग फोर्स आ गया। अगर इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये फोर्स क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। और इधर क्या होगा? हमने
इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इधर कम दबा दिया, इसको इधर खींच दिया। तो ये जो फोर्स है ना दो एटम्स के बीच में, ये क्या करवा देगा, हुक्स लॉ को ओबे करवा देगा। हुक्स लॉ को ओबे होते ही इस एटम के ऊपर अगर हुक्स लॉ ओबे हुआ है तो एटम के जो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है उसमें क्या आ गया, रेस्टोरिंग फोर्स आ गया। वो रेस्टोरिंग फोर्स इस एटम को अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर लेके आएगा, यानी कि मेन पोजीशन के ऊपर लेके आएगा। तो ये एटम क्या पोजेस करेगा, हार्मोनिक मोशन को पोजेस करेगा। अगर ये जो मोशन है वन डायमेंशनल के अंदर है, तो ये जो इस एटम के द्वारा पोजेस किया गया मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और ये जो एटम है जो इस मोशन को पोजेस कर रहा है वो कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब इस सॉलिड के अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे कैसा बिहेव करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब हमारा जो हमने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया था वो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है। अब बात आती है कि जो ये एटम जो है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह जो बिहेव कर रहा है ना, इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को हम कैसे स्टडी करें। बात आकर यहां पर रुक गई। इसके बाद स्क्रोडिंजर ने ये कहा कि मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। वो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इस ऑसिलेटर के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई इक्वेशन को लेना होगा और उस इक्वेशन का हमें क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हमें स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई कौन से इक्वेशन को लेना होगा, हमें टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को लेना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हमने ये ले लिया इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में जो ये हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन में सिर्फ इस साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ताकि हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। जब हमने इसके बिहेवियर को स्टडी किया था, वेव फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी किया था, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, वेव फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, नंबर 1 ये सिंगल वैल्यूड होगी, सिंगल वैल्यू होगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो तभी मिलेगी हमें, सिंगल वैल्यू होगी। नंबर 2 ये क्या होगी, फाइनाइट होगी, फाइनाइट वैल्यू हो। और नंबर 3 ये कैसी वैल्यू हो, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू हो। तो हम जब इन प्रॉपर वेव फंक्शन के इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने चले, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर जो ये V है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर वैल्यू को पुट किया, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास किस टाइप की बन गई उसको हमने स्टडी किया। देखिए तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन कुछ बनेगी हमारे पास डी स्क्वायर साइन और डी एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, काफी लोग इसको एच लाइन बोलते हैं, माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहां से मैंने पुट की हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर v की वैल्यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहां से इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे तो ये 2 से यहां पर ये 2 कट जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस, यहां से देखिए m के अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हम क्या निकालना चाहते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन।
जब हमने स्टूडेंट इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आर्टिकल में कन्वर्ट करना होगा। अपने आर्टिकल में कन्वर्ट करके इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो इस इक्वेशन को मैं जब देखता हूं तो सबसे पहले स्टूडेंट ये इक्वेशन एनर्जी आइगन वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें डायमेंशंस का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या बनाना होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी तो डायमेंशन लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमें इस पोटेंशियल एनर्जी को भी डायमेंशन लेस बनाना है ताकि डायमेंशंस का अफेक्ट इस इक्वेशंस के ऊपर ना आए। तो सबसे पहले हमें, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं बोलूं, इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मेरे को डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाना है तो मेरे को एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। और वो वेरिएबल मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सपोज करो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसमें x की जो डायमेंशन है वो किसकी है, x की जो डायमेंशन है वो लेंथ की है। इसका मतलब यहां पर जो अल्फा की जो डायमेंशन है वो कैसे है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। तभी तो ये कटेगा आपस में, यानी कि ये किसकी है, 1 by लेंथ, ये है। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना है मेरे को। दूसरी एक और मेरे को वेरिएबल किसके लिए, एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए डायमेंशनलेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्टूडेंट। मैं उसको लिख रहा हूं यहां पर सेपरेट में लैम्डा। याद रखना लैम्डा किसके लिए है, एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए है जो डायमेंशनलेस है। और यहां पर मैं एक और लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, अल्फा एक्स, जो मैं डायमेंशनलेस पोटेंशियल एनर्जी को बना रहा हूं। तो स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन को डायमेंशनलेस बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे को इस वेरिएबल को यहां पर पुट करना होगा। तो मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा डी साई ओवर डी एक्स की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी साई ओवर डी वाई लिख सकता हूं। इसको y से डिवाइड कर दो और y से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे भी x है ये। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा ना, dy बाई डी एक्स, इसकी क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो ये क्या बन गया, देखिए इसकी वैल्यू क्या बन गई, अल्फा, अल्फा इंटू डी साई बाई डी वाई, ये बन गई। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर। डी साई बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं, तो इसका अब हमें क्या लेना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर साइन और डी एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू, ये लिख सकते हैं डी साइन ओवर डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये है। तो यहां पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू क्या पुट कर दें, अल्फा डी साई बाई डी वाई। अब इस अल्फा को हम बाहर निकाल लें, तो अल्फा को बाहर निकाल लें तो क्या बन गया हमारे पास, डी ओवर डी एक्स इंटू डी साई बाई डी वाई। और मैं यहां से क्या कहूं, अगर मैं इस dy को बाहर ले लूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अल्फा डी ओवर डी वाई, और अंदर क्या लिख लूं, इस x को अंदर ले लूं, डी साई बाई डी एक्स। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसकी वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की थी, ये है। तो दैट इज इक्वल टू, यहां पर फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें, इस वाले फैक्टर की वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दें, अल्फा डी ओवर डी वाई, अंदर क्या बन गया, अल्फा इंटू डी साई बाई डी वाई। तो ये क्या बन गया, देखिए अल्फा 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 स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, देखिए। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, अल्फा स्क्वायर, ये दिस इंटू दिस, और ये क्या बन गया, डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर।
ये हम किस लिए कर रहे हैं स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 1 को डायमेंशनलेस इक्वेशन बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां से इस फैक्टर की वैल्यू क्या पुट कर दें? ये वाली वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब मैं इनको मिटा दूं यहां से। हम इस इक्वेशन को क्या बना रहे हैं? डायमेंशनलेस बना रहे हैं। तो यहां से देखिए मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं हम, अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस m k अपॉन एच कट स्क्वायर। और x की वैल्यू यहां से अगर निकालू मैं, देखिए तो x की वैल्यू क्या बनेगी? y बाई अल्फा। यानी कि यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? y स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। डायमेंशन लेस बनानी है हमें इसको। तो यहां पर ये साई इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें यहां से इस अल्फा स्क्वायर को मैं हटाऊं यहां से, यहां पर ये प्लस है, तो यहां से क्या बनेगा? देखिए इक्वेशन डी स्क्वायर साई और डी वाई स्क्वायर प्लस इस अल्फा से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो 2me अपॉन अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर माइनस m k अपॉन एच कट स्क्वायर। अल्फा एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, तो अल्फा की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर और बाहर हमारे पास फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इससे आगे हम कैसे सोल्व करें। अब यहां पर आकर हमें सोचने पर मजबूर हुए। तो इस इक्वेशन को अब हमें सोल्व ऐसे करना है कि ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू को हम ऐसे सिलेक्ट करें कि, यानी कि ये जो फैक्टर है ना, कि अब हमें अल्फा की वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करना है, अल्फा की वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करना है कि m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। तो अल्फा की वैल्यू को हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि इस फैक्टर की वैल्यू क्या आए? 1 आए। तो यानी कि हमारे पास m k h कट स्क्वायर अल्फा की 4, इसकी वैल्यू क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो यहां से हमने अल्फा की 4 को इधर लेके गए, अल्फा की 4 इधर आ गई हमारे पास। और अल्फा की 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। यानी कि मैं अल्फा स्क्वायर की एक वैल्यू निकालना चाहता हूं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर नीचे आ गया। यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट इसका अंडर रूट ये आ जाएगा मेरे पास। ये स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो यहां से इसका क्या आ जाएगा? ऐसे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? m k अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यानी कि ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी? जिसको मैं डायमेंशन लेस मान के चला हूं लैम्डा। ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू है ना, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करना चाह रहा हूं? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी हमें ये देखना है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स? तो लैम्डा इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं? दैट इज इक्वल टू 2m e अपॉन अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को हम ये पुट करते हैं तो क्या बनेगा? देखो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये पुट करोगे तो ये तो नीचे अंडर रूट ऑफ m के तो नीचे, और एच कट स्क्वायर है तो एच कट बचेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इससे एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2m अपॉन, देखिए एक एच कट बच गया हमारे पास, एच कट इंटू ई अपॉन नीचे अंडर रूट m इंटू के। अब एक रूट से रूट कट गया तो ये क्या बचेगा मेरे पास? दैट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए तो 2e अपॉन एच कट, ऊपर अंडर रूट बचा m का, m और नीचे k। और ये स्टूडेंट अभी मैंने क्या लिखा था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा था, अगर याद हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना था? अंडर रूट k लीनियर हार्मोनिक मोशन का अंडर रूट k अपॉन m। तो ये क्या बन गया?
तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2e अपॉन एच कट। तो ये रेसिप्रोकल इसका है, तो ये क्या बन गया ओमेगा। तो स्टूडेंट अगर एनर्जी आइगन वैल्यू को मैं ई डायमेंशन लेस क्वांटिटी की टर्म में लिखूं तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिख दूं इसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास 2e लैम्डा इज इक्वल टू 2e। मैं बाद में आपसे रिमाइंड करूंगा बाद में कि इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2e अपॉन एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन गई, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, डी स्क्वायर साई। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर साई और डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास। और क्या बनेगी, प्लस, मैं इसको दूसरे पेन से लिखूं, प्लस ये क्या बन गया लैम्डा, ये क्या बन गया माइनस, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास ये जो डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन लेस इक्वेशन आई है, अब मैं अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दूं तो उस सॉल्यूशन से मैं कंप्लीट बिहेवियर बता दूंगा ऑसिलेटर का। यानी कि इस इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूं, यानी कि मैं इस इक्वेशन की हेल्प से मैं इस फंक्शन की वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर लेता हूं तो मैं क्या निकाल दूंगा, पार्टिकल के हम वेव फंक्शन जो है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गेन कर लेंगे। कैसे निकालें, अब देखिए ये तो हमें कुछ क्या दिखाई दे रही है, ये तो मेरे को एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है। अगर इसमें से मैं लैम्डा को नेग्लेक्ट कर दूं ना तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, अगर आपको याद हो तो। और लैम्डा को अगर मैं यहां पर, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कैसे निकालें, इस बात पर सोचने पर मजबूर हुए। इसका सॉल्यूशन हम तभी निकाल सकते हैं जब लैम्डा को नेग्लेक्ट कर दे। और लैम्डा कब नेग्लेक्ट हो सकता है, जब y की वैल्यू बहुत लार्ज हो, यानी कि y की वैल्यू लार्ज हो, यानी कि हमें y की वैल्यू को लार्ज करना होगा। y की वैल्यू को लार्ज कर रहा हूं तो मैं किसकी वैल्यू को लार्ज कर रहा हूं, x की वैल्यू को लार्ज कर रहा हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट को लार्ज कर रहा हूं। इसका मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं y की वैल्यू को लार्ज करूं तो हमें इस इक्वेशन का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा या कोई एप्रिसिएबल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि देखिए अगर मैं लार्ज कर रहा हूं, लार्ज का मतलब अगर मैं y को इनफाइनाइट कर रहा हूं, इनफाइनाइट, तो हमें सॉल्यूशन मिला। अब मैथ में अगर लार्ज की एक कोई क्वांटिटी लार्ज होती है तो किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है, हमें एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मिलता है। एसिम्प्टोट क्या कहता है, आपने स्टडी किया होगा, एक लाइन और कर्व दोनों क्लोज अप्रोच कर जाएंगे लेकिन वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स एक लाइन है ना, वो कर्व के बहुत क्लोज आ जाएगी लेकिन उसको वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब हम इस इक्वेशन का क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पलर बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हैं। और एग्जाम्पलर बिहेवियर क्या कह रहा है हमें कि y को अगर तुम लार्ज बनाओगे तो आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पाओगे लेकिन एक एप्रिशिएबल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो पहले एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तो निकालें, इसके बाद हम कहां पर पहुंचेंगे, एग्जैक्ट पर पहुंचेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं, इफ y इज टू बी लार्ज, अगर ये क्वांटिटी लार्ज है तो इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में हम लैम्डा को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बन गई, तो यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर साई और डी वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहां से इसको नेग्लेक्ट किया तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0।
और ये अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डी स्क्वेयर माइनस इसको हम 0 पुट कर देते हैं और d इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और d इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस वाई। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप के आता है, इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन किस टाइप का बनता है, एक कांस्टेंट c1 डालते हैं एक्सपोनेंशियल प्लस ey के लिए डालते हैं प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस वाई, कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आता है। तो हमें इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई जर्नल सॉल्यूशन होगा। तो वो जर्नल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, देखिए तो जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू किस टाइप का होगा, y की पावर n e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2, इस टाइप का होगा। होगा नहीं, होता है, मैं अभी प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सबसे पहले हमें यहां से ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट डी साई बाई डी वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन n y की पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन y की पावर n और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू पावर वाई स्क्वेयर बाई 2, तो एज इट इज आएगा प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और वाई स्क्वेयर बाई 2 का करोगे तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस और क्या आएगा, वाई स्क्वेयर का 2y, 2 से 2 कट गया तो y आएगा, तो इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर y प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और प्लस माइनस यहां से इसको करोगे तो क्या आएगा, y की पावर n प्लस 1 ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2। यानी कि देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें इसकी वैल्यू को इसमें पुट करना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो हमने इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करने के लिए इसका पहले क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखिए डी स्क्वेयर साई ओवर डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको फिर डिफरेंशिएट करो, n फर्स्ट फंक्शन n इंटू एन माइनस 1, इसका क्या हो गया, n की पावर n माइनस 2, ठीक है। e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज प्लस, इसके बाद सेकंड प्लस माइनस आएगा इसका, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये तो एज इट इज आएगा n इंटू वाई की पावर n माइनस 1, तो एज इट इज आएगा। और इसका क्या आएगा, ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और इस प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 का क्या आएगा, प्लस माइनस वाई आएगा, तो प्लस माइनस वाई आएगा तो वाई इसमें ऐड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए क्या आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्लस माइनस यहां पर ये है, तो अंदर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n प्लस 1 आ गया हमारे पास, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लो, तो इसका क्या आ गया, y की पावर n, ठीक है, ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2। आगे क्या आएगा, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड ये फंक्शन एज इट इज प्लस प्लस आएगा y की पावर n प्लस 1 और इसका करोगे तो ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और इसका क्या आएगा, y आएगा, तो y आएगा तो ये प्लस माइनस y आएगा, तो प्लस माइनस y आएगा तो ये प्लस माइनस y और ये y आएगा तो ये n प्लस 2, ठीक है। तो यहां से देखिए अब ये क्या बन गया हमारे पास, इसको यहां से अब हमें इसकी जरूरत नहीं है,
तो यहां पर इसको सोल्व करोगे तो क्या बना, देखिए इसकी वैल्यू क्या सिंप्लीफाई होके आई हमारे पास, डी स्क्वेयर साइन और डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना बना, n इंटू एन माइनस वन वाई की पावर n माइनस टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, और ये प्लस माइनस n वाई की पावर n ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, और यहां से ये इसके साथ प्लस माइनस इसको सॉल्व करोगे तो देखिए n प्लस वन वाई की पावर n ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, और यहां से ये प्लस माइनस करोगे तो प्लस रह जाएगा निशान, ठीक है, और यहां से y की पावर n प्लस टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू। अब इसमें से आप क्या करो, ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन निकालो इसमें से ये पूरा का पूरा फैक्टर सारे में से यहां से निकालोगे तो देखो ये वाला ये y की ये और ये तो एक फैक्टर सेम है, तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए डी स्क्वेयर साइन और डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पे n इंटू एन माइनस वन वाई की पावर n माइनस टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, और ये दोनों कंबाइंड होंगे तो क्या बन गया, प्लस माइनस यहां पर है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो n और एक n, ये 2n हो गया, ये इसको क्या लिख सकता हूं 2n प्लस वन वाई की पावर n ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, और ये क्या बच गया मेरे पास प्लस वाई की पावर n प्लस टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू, ये बन गया। तो इस पूरे फैक्टर को हमने कॉमन निकाल लिया। जब इस फैक्टर को पूरे को कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन गया, देखो y की पावर n प्लस टू को ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर यहां से तो 1 बच गया मेरे पास, यहां से क्या बचेगा, देखिए यहां पर माइनस टू है ना, तो इसको मेरे को 4 से डिवाइड, प्लस टू बनाने के लिए y की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ गया प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन वाई की पावर 4, ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, फिर कॉमन निकालना है, ये कॉमन निकल गया। इसके बाद यहां पर y की पावर n है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, y की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और y की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस माइनस क्या आ गया मेरे पास 2n प्लस वन अपॉन वाई स्क्वेयर, ये बच गया मेरे पास, ठीक है, ये पूरा का पूरा फैक्टर मेरे पास कॉमन आ गया, तो इसका था 1। अब यहां पर हम इस इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं कहां पर, y इज टू बी लार्ज, अगर y लार्ज है तो ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल बनेगी, क्योंकि y की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो बहुत स्मॉल, ये वाली क्वांटिटी भी बहुत स्मॉल, तो इनको नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के कंपैरिजन में। तो इसका क्या आंसर बना, देखिए डी स्क्वेयर साइन और डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये क्या बन गया मेरे पास y की पावर n, इसको मैं लिख दूं, और y की पावर 2 ये लिख सकता हूं मैं, और ये तो यहां पर बनोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। अब यहां पर देखिए ये y की पावर 2 को मैं आगे लिख लूं, इनटू क्या लिख दूं y की पावर n और e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई की पावर 2 बाई 2, और ये क्या चीज है, ये तो मैं इसका सॉल्यूशन मान के चला हूं इस इक्वेशन का, ये वही है, यानी कि इसकी वैल्यू में क्या लिख दूं, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन। अब इस इक्वेशन को देखूं तो ये क्या बन गई, ये तो वही बन गई ना, इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं यहां पर, तो देखिए क्या बनती है, ये वाई स्क्वायर साइन माइनस वाई स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का ये क्या है, कोई जर्नल सॉल्यूशन है, मैंने आपको यही दिखाया है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का कोई जर्नल सॉल्यूशन है,
और ये कहां पर माना है हमने, y इज टू बी लार्ज, और एसिम्प्टोटिक के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहां पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। इसमें से हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन, y साइन इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू y की पावर n e रेज टू पावर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, चाहे मैं y की वैल्यू पॉजिटिव लूं, चाहे मैं y की वैल्यू क्या लूं, पॉजिटिव लूं, तो भी y स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। y स्क्वायर की y चाहे मैं नेगेटिव लूंगा तो y स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। और y की वैल्यू कहां पर स्टडी कर रहा हूं, लार्ज पर स्टडी कर रहा हूं, तो y की वैल्यू लार्ज होगी तो ये क्या बनेगा, देखिए ये वाला वैल्यू लार्ज होगा ना, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वेव फंक्शन स्पेस के अंदर क्या होता जाएगा, डाइवर्ज होता जाएगा, और डाइवर्ज होता जाएगा, उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, फाइनाइट नहीं होगी। तो यानी कि यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि वेव फंक्शन क्या करेगा, स्पेस के अंदर डाइवर्ज करेगा। जैसे से y की वैल्यू लार्ज है, y की वैल्यू की चाहे मैं पॉजिटिव ले लूं चाहे नेगेटिव ले लूं, तो वेव फंक्शन क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। लेकिन वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, स्पेस के अंदर सिंगल वैल्यूड होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। तो यहां पर इस आंसर को हम क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस इक्वेशन का एक एक्सेप्टेबल हमें सॉल्यूशन मिल गया, और वो कौन सा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हमें मिल गया, वो हमें मिला साइन इज इक्वल टू y की पावर n e रेज टू पावर माइनस y स्क्वायर बाई 2। यानी कि इस इक्वेशन का यानी कि ये इक्वेशन कौन सी है, यहां पर मैंने लैम्डा को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आया है किस इक्वेशन का आया है, ये कौन सी इक्वेशन का आया है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का आया है, डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज टू बी लार्ज। इसका मतलब इस इक्वेशन का हमें एक एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे।